बात तो यह कि आरक्षण जब से दिया गया कभी इसकी समीक्षा करने की किसी ने जहमत ही नहीं उठाई। कोई न तो समीक्षा करता है, बस सीधे से अंधा आरक्षण दे दिया जाता है। जब तक हम इसकी प्रॉपर समीक्षा नहीं करेंगे, कितनी किसकी जनसंख्या है इसके भी सही सही आंकड़े नहीं है। हर कोई अपना एक अलग आंकड़ा लेके देता है। कोई बोलता है कि ओबीसी की मध्य प्रदेश में संख्या 51% है, कोई 41% बताता है, कोई 48% बताता है। एक तो सही से जनसंख्या भी हो जाना चाहिए और बहुत ही अच्छे से हमें जो है समीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह एक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनता है। हमारी जो सामाजिक समरसता है वो बिगड़ती है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ता है और देश में गृह युद्ध की स्थितियां हमेशा क्रिएट हो जाती हैं ना। ठीक है सर, ये ठीक है तोमर जी, ठीक है तोमर जी, लेकिन मेरा ये कि कोर्ट में आपकी दलीलें ये नैतिकता वाली बात है, या जो आप कह रहे हैं कि रिकंसिडरेशन होना चाहिए रिजर्वेशन का, या कोई स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर के साथ हैं? नहीं, ये सपाक्स इस केस को नहीं लड़ रही है कोर्ट में। वहां तो जो बच्चे लोग हैं वो लड़ रहे हैं। तो सपाक्स में तो पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग ये सभी आते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या उन बच्चों से आपकी बात हुई है, जैसे बहुत स्पेसिफिकली ओबीसी को पता है, वो कह रहे हैं कि हमारी 51-50% से ऊपर की आबादी है और हम 27% रिजर्वेशन तो किसी भी हाल में डिजर्व करते हैं। ऐसे ही क्या आप कोई फैक्ट एंड फिगर के साथ, क्या आपको पता है कि ये लड़ाई लड़ी जा रही है जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि आप इसको रिकंसिडर कीजिए, और आप पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को रिकंसिडर करने की बात कर रहे हैं? आप SC ST ओबीसी में ओबीसी के बाद SC ST में भी क्रीमी लेयर लाना चाहते हैं, तो इसको लेकर के कोई फैक्ट एंड फिगर है, या सिर्फ जो आप उदाहरण दे रहे हैं कि मीणा समाज के पास है, या आपके पास फैक्ट्स हैं कुछ इसको लेकर के? नहीं, बिल्कुल फैक्ट है। आज आप देख लीजिए जितने आरक्षण जो दिए जा रहे हैं वो किसके पास तक पहुंच रहे हैं? क्या आज तक इसका अध्ययन किया गया? देखिए ना तो ओबीसी समाज के लिए अध्ययन किया गया कि किस तक पहुंचा और कौन जो कमजोर थे उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो नहीं SC ST के लिए किया गया अध्ययन। जो आपकी दलील है जिसको आरक्षण दिया जाना चाहिए था, वास्तव में जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आपकी दलील है कि इनके पास कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है, ना ओबीसी में पहुंच रहा है। ना तोमर जी, जो दलील आप दे रहे हैं कि भाई ओबीसी को लेकर के बहुत स्पष्ट फैक्ट एंड फिगर नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं कि पहले फैक्ट एंड फिगर लाइए फिर आप इसको लागू कीजिए। सेम विथ आप थोड़ा आवाज मेरे क्लियर नहीं, आप आवाज दीजिए भाई पीसीआर उनको। तोमर जी को मेरी आवाज मिल पा रही है अब ठीक ढंग से? तोमर जी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं मेरे पास आ पा रही है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपके पास दोबारा आता हूं ऑडियो ठीक कराकर। मैं जल्दी से संतोष गौतम जी के पास आता हूं। संतोष गौतम जी, यहां पर मामला तो देखिए बिल्कुल अलग हो गया। कोर्ट ने कहा कि 2019 में जब लागू किया था उसके पहले क्या डेटा था, क्या उसमें जमीनी काम किया गया, ग्राउंड रिपोर्ट क्या की गई, ग्राउंड वर्क क्या किया गया, वो लेकर के आइए। 2019 के बाद का जाहिर सी बात है वो इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि 2019 में जब लागू किया गया तो वो क्या अच्छे आधार पर तैयार किया गया था या नहीं, वो जानना चाहते हैं। अब यहां पर सियासी तो पेच फंसता है। अब अगर कोर्ट में बीजेपी की सरकार यह साबित करती है कि 2019 में आप लोगों ने प्रॉपर तैयारी के साथ किया था और इसलिए इसे लागू कर दिया जाए, तो वो सारा क्रेडिट कांग्रेस को मिल जाएगा, कमलनाथ सरकार को मिल जाएगा, संतोष गौतम जी को मिल जाएगा। और अगर अब ये बोलते हैं कि हाँ, उस वक्त जो कि कह रहे थे अभी हमारे प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जो आप ही ने भेजे हैं बीजेपी में, कि भाई उन्होंने अधूरी तैयारी के साथ किया था, तो कोर्ट अब कंसीडर करने के मूड में फिलहाल तो नहीं है। वो फिर नए पूरे मामले को रिकंसीडर करेगा, फिर वो सारा डेटा मंगाया जाएगा और फिर देखा जाएगा। तो ये तो पेच फंस गया। तो आपकी तैयारी क्या थी उस वक्त सर, और क्या आपने प्रॉपर आधार बना करके रिजर्वेशन लागू किया था? देखिए अभिलाष जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अजय सिंह यादव जी जो आज कह रहे हैं इसी का विपरीत वो पहले कहते थे। जब ये मामला लाया गया था कोर्ट में तब वो कहते थे कि पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस लाई है। एक चीज मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि जो शशांक जी ने बात कही है वो बिल्कुल सही है कि जो महाजन कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1983 की, उसी के आधार पर अगर डेटा से आगे की बातें हो रही है तो डेटा तो उसी अनुपात में आगे बढ़ता है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या केंद्र सरकार ले लें, प्रदेश की सरकार ले लें, 2011 के बाद से 2014 में यह सरकार काबिज हुई है दिल्ली की सत्ता पर, लेकिन उसके बाद से इन्होंने न तो कोई जनसंख्या की गणना कराई, जनगणना कराई है तो कहां से जातिगत जनगणना कराएंगे कि एक्चुअल डेटा आएगा। लेकिन कांग्रेस की मंशा, क्योंकि राहुल गांधी जी की मंशा थी कि जो कमजोर वर्ग है, जो ओबीसी के कमजोर वर्ग है, उसको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इसीलिए उनकी मंशा के अनुरूप कमलनाथ सरकार इसको लाई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमजोर दलीलों के कारण या इनकी जो मंशा है
जो मनुवादी इनकी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको लेकर लगातार ये आगे बढ़ते रहे, ये संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी है। ये तो कहते थे इनके नेता कि हम तो 400 सीटें आएंगी तो खत्म कर देंगे, हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये बात तो जग जाहिर है। तो ये क्यों चाहेंगे कि उनको आरक्षण मिले? इसलिए ये चाहते हैं कि 27% का जो आरक्षण ओबीसी के लिए हम चाहते थे, कांग्रेस पार्टी चाहती थी, वो न मिले ओबीसी को। तो ये इनकी मनुवादी सोच है। तो कांग्रेस पार्टी की सोच बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और शशांक जी ने इसको पर पूरी तरह से मुहर लगा दी है। ठीक है, सागर कसेरा जी आपके पास आता हूं। सागर कसेरा जी, देखिए, आप लोग एक तरफ कहते थे कि कांग्रेस ने तैयारी पूरी नहीं की इसलिए मामला अटक गया। अब हाईकोर्ट कह रहा है कि भाई पहले आप 2019 का डेटा लेकर के आइए, क्या है। अब आपके सामने मैं वही कहूंगा कि धर्म संकट है। अगर आप उस टाइम की तैयारी का डेटा लेकर जाते हैं और लागू हो जाता है 27% आरक्षण, तो आपके हाथ से सारा क्रेडिट चला जाएगा। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं उस टाइम तैयारी नहीं होती, तो कोर्ट कहेगा ठीक है, फिर आप इसको खत्म कीजिए, नए सिरे से डेटा लेकर आइए, हम रिव्यू करते हैं, हमको लगता है तो फिर आगे लागू कीजिएगा। तो ये लंबा खिंच जाएगा, ऑलरेडी मैटर बहुत लंबा खिंच गया है। अब आप क्या करेंगे सर? देखिए अभिलाष जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल राजनीतिक विषय नहीं। हालांकि संतोष जी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट इस सब्जेक्ट पर राजनीति नहीं, इसके और भी विषय मिलेंगे। हमारी पहली और प्राथमिक चिंता ओबीसी वर्ग की है और उससे जुड़े जितने समाजजनी से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो बड़े आशान्वित निगाहों से कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, उनसे रिलेटेड है। और अभिलाष जी, एक विषय पर मैं बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा, हम तो वर्षों से ये बात कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही इसको लटकाने अटकाने भटकाने का प्रयास किया। आज जो हाईकोर्ट जबलपुर में जो सवाल उठे वो स्पष्ट कर रहे हैं कि 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने बिना किसी फील्ड वर्क और बिना किसी ठोस एम्पेरिकल डेटा के और बिना किसी संवैधानिक तैयारी के सिर्फ जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में चुनावी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आधा अधूरा अध्यादेश उन्होंने जारी कर दिया था। अब कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया कि 19 से पहले आरक्षण बढ़ाने का क्या आधार था। कांग्रेस को इस 20 विषय पे उन्हें जवाब देना है, क्योंकि सिर्फ कानूनी अड़चन पैदा करके इस आरक्षण को लटकाने अटकाने भटकाने का जो षड्यंत्र रचा, वो कांग्रेस की कमलनाथ तत्कालीन सरकार ने रचा। भाजपा तो इसे सुलझाने का प्रयास कर रही। हमारी सरकार का संकल्प अटूट है। हमने केवल जुबानी जमा खर्च नहीं किया है, बल्कि गौरीशंकर बिसेन जी की अध्यक्षता में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर के वैज्ञानिक सर्वे कराया, डेटा जुटाया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक देश के सबसे वरिष्ठ वकीलों के.एम. नटराजन साहब और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी की समर्पित कानूनी टोली खड़ी करके स्पष्ट पैरवी की। और स्पष्ट है क्या सागर जी? अगर स्पष्ट है तो एक सवाल का जवाब दीजिए। वास्तविक अधिकार दिलाने के लिए सागर जी जिम्मेदारी से प्रतिबद्धता से लड़ाई लड़ रही है सागर जी। अभी और हमें, चूंकि ये सब जुडिस मैटर है, तो न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है कि हम भी आशान्वित निगाहों से देख रहे हैं कि जो फैसला आएगा ओबीसी समाज के हित में है और इसके लिए भाजपा पूरी तैयारी से ठीक। अभी क्लियर कर लेते हैं। आ जाता है ना सागर जी, एक मिनट। सागर जी, आप फैसलों को हम कैसे ठीक करें? सागर जी, आप स्पष्ट हैं या नहीं? चलिए, कमलनाथ सरकार स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन क्या आप स्पष्ट हैं? बीजेपी सरकार स्पष्ट है? तो मुझे बताइए कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मध्य प्रदेश में 10% का जो लागू है, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? ये तो स्पष्ट हो नहीं रहा है सरकार से। आप बता दीजिए, है क्या वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? अभी पता चल जाएगा स्पष्ट। अभिलाष जी, लेकिन उससे पहले मैं पुराने सवाल का जवाब दे देता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमियों को छिपाने, जो आपने पूछा कि पुरानी सरकार के अधूरे फैसले को हम ठीक कैसे करेंगे, तो सकारात्मक बात है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि कमियों को छिपाने से नहीं, बल्कि कानून और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने से समाधान निकलता है। और इसीलिए 2019 में जो केवल इन्होंने राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिए बिना किसी सर्वे, बिना किसी कमीशन और बिना किसी इंपेरिकल डेटा के हड़बड़ी में फैसला ले लिया, यही वजह थी कि उसका फैसला पहली सुनवाई में उनकी कसौटी में आप बोल चुके हैं सर, और आपके प्रवक्ता बोल चुके हैं। मुझे ये बताइए सर, अभी आप स्पष्ट हैं क्या कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार की नजर में वर्टिकल आरक्षण है या हॉरिजॉन्टल? इसको लेकर के आप स्पष्ट हैं क्या? बताइए सर। नहीं बता पाएंगे सर? सागर जी, मैं जवाब देता हूं अभिलाष जी। दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको जवाब देता हूं। ईडब्ल्यूएस और सर्व समाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडब्ल्यूएस वर्टिकल आरक्षण रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले समझना है कि एससी में 16% है, एसटी का 20% है और ओबीसी 14%, 27% की तरह ईडब्ल्यूएस 10% भी एक स्वतंत्र और अलग वर्ग का कोटा है। और अनारक्षित या अनरिजर्व्ड वर्गों के गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों के लिए मात्र है जो एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग में नहीं आते। तो इस बात को मैं स्पष्ट रूप से समझना। और आपसे मैं फिर से सवाल करता हूं, मुझे पता था आप गोल गोल घुमाएंगे, मैं फिर सवाल करता हूं, बीजेपी सरकार का स्टैंड क्या है? ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण कोटा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? इतना सीधा सवाल है सर मेरा। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, बता दीजिए सर। आप कह रहे हैं सब स्पष्ट कर लिया। ईडब्ल्यूएस वर्टिकल आरक्षण जो हम इसे कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम समझे कि एससी, एसटी, ओबीसी ना आप बस ये बता दीजिए, आपकी नजर में वर्टिकल है? आपकी नजर में ये वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है।
तो ये ईडब्ल्यूएस सहित सभी सर मैं श्रेणियों के अंदर डेफिनेशन लागू पूछ ही होता नहीं है। रहा, मैं बस ये EWS पूछ रहा हूँ कि को आप कोर्ट में क्या क्या स्टैंड लेकर जा रहे हैं? वर्टिकल है क्या? एससी एसटी ओबीसी की तरह एक अलग श्रेणी है। ना अलग इसलिए श्रेणी छोड़ vertical दीजिए आरक्षण सर, है। अब मैं अगर हम आपसे महिला पूछ रहा हूँ दिव्यांग आपकी बुजुर्ग नजर में श्रेणी की बात वर्टिकल करेंगे है तो या horizontal हॉरिजॉन्टल आरक्षण है? होगा। आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे सर, या कर लेंगे? बता दीजिए बस। मैंने आपको कहा तो क्या? मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई महिला दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक हाँ। हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस सहित सभी श्रेणियों के अंदर ये लागू होता है। अब आप ईडब्ल्यूएस एक मिनट आप गोल गोल मत घुमाइए। क्या अलग अलग क्या के अंदर क्या ये जाएगा। क्या ओबी ईडब्ल्यूएस आरक्षण हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? आपका स्टैंड क्या है? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं बार बार कि आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो स्पष्ट नहीं है। और अभी इतनी देर से शशांक रत्नू जी यही बात कर रहे हैं कि इतने साल से केस लड़ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सारे हम लोग लड़ लिए और अभी सरकार ही क्लियर नहीं है। आप बता दीजिए, आप बता सकते हो तो आप भी नहीं बता रहे कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। एक लाइन में बता दीजिए सर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण? हॉरिजॉन्टल आरक्षण आपके दर्शकों को भी समझने में आसान ना मुझे समझाना नहीं है सर, मुझे बस इतना जानकारी लेनी, मैं समझा दूंगा सर। आप बस ये बताइए आपकी नजर में क्या है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है? डेफिनेशन मुझे नहीं पूछनी। ईडब्ल्यूएस जो सरकार ने आरक्षण दिया है 10% का, वो हॉरिजॉन्टल दिया है या वर्टिकल दिया है? बताइए। आप सिर्फ एक नैरेटिव पर बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा सर, आप नहीं बता सकते। पूरे समूल कॉन्सेप्ट को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। बताइए सर, बात बार बार ना हॉरिजॉन्टल आरक्षण वो होता है जो चलिए मैं शशांक जी के पास आता हूं। समझ गया, आप नहीं बता पाएंगे सर। आप क्या, मैं आपको बता रहा हूं सर, आपके वकील भी नहीं बता पाएंगे जो कोर्ट में नहीं बता पा रहे। शशांक जी के पास आता हूं। शशांक जी, जो मुद्दा आपने छेड़ा और मुझे समझ में आ रहा है कि बाकी चीजें क्यों अटकी हुई है, क्योंकि ये बेसिक सवालों के जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट तो पूछेगा ना भाई। तो मुझे ये बताइए, जवाब दे रहा हूं मैं शशांक जी, क्या सरकार ने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया? आपने दलील दी, कोर्ट हो सकता है आपकी दलील से कन्विंस भी हो, लेकिन मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है सर, और आप वकील हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं टू दी पॉइंट कैसे बात होती है। क्या सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि जो ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है वो वर्टिकल में है या हॉरिजॉन्टल में है, या वहां भी सरकार के वकील इसी तरह से, जैसे कि सागर कसेरा जी कभी जब हॉरिजॉन्टल बोल दे रहे हैं फिर कभी वर्टिकल बोल दे रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है? मैं दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूं अभिलाष जी। नहीं चाहिए सर, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए सर, हमें आपकी स्पष्ट नीति का निर्धारण चाहिए कि आपने क्या दिया है, बस इतना चाहिए, वो आप दे नहीं रहे। बोलिए शशांक जी, बोलिए। देखिए अभिलाष जी, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो केवल और केवल फॉरवर्ड कास्ट या जो अग्रणी कास्ट हैं उनके लिए है, और ये वर्टिकल आरक्षण है। इस पे सरकार लगभग मौन ही रही, कोई स्पष्टता सरकार की तरफ से नहीं थी। और यह आरक्षण का जो वर्ग है, जो लाभान्वित वर्ग है, वो लगभग 15 से 20% से ज्यादा नहीं है। वेरियस रिपोर्ट्स, 2011 का सेंसस, और 15-20% में से 10 को देना, यानी कि लगभग 50% अग्रणी वर्ग को आरक्षण मिल रहा है उनके गरीबों को। अब उसमें गरीब आ रहे हैं या उसमें क्रियान्वयन कैसा है उस पर अपन अलग एक बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि लगभग 50% सवर्णों का आरक्षण मिल रहा है। लेकिन जब बात ओबीसी की आती है तो कहीं ना कहीं एक दोहरा रुख हमको देखने को मिल रहा है कोर्टों में। और एक इंपॉर्टेंट बात, तो बिसेन आयोग की बात कही सागर जी ने, तो मैं तो ये आज प्रार्थना कर रहा हूं सागर जी अगर कोर्ट में सरकार की टीम में होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उन्होंने बिसेन आयोग की रिपोर्ट को रखा ही नहीं है। बहुत चीजें चल रही, मैं वही देख रहा हूं ना कि यहां जो कहा जा रहा है पब्लिक फोरम पर और कोर्ट में जो डेटा जा रहा है, कोर्ट में जो बयान जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, और शायद इसी वजह से सारे मामले अटक रहे हैं। सरकार का जो रुख और जो पक्ष रखने का जो तरीका है, देखिए सरकार ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी 1-1.5 साल पहले ट्रांसफर पिटीशन लगाकर, फिर सरकार ही इसको वापस लेके आई। ना सरकार नहीं लाई सर, फिर हाँ सरकार ने बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, बट लेकिन सरकार ने वहां पर अपना पक्ष रखा था कि हम हाईकोर्ट चले जाते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरा रुख है और मामले को लंबित करने का जो एक तरीका है वो थोड़ा उतना फिट नहीं बैठता। ठीक है तोमर जी, ये मामला इतना इंपॉर्टेंट है और ये पूरे कई याचिकाएं लगी, हमने देखा देश भर की याचिकाएं पहले क्लब कर ली गई सुप्रीम कोर्ट में, उन पर सालों सुनवाई होती रही, और सालों सुनवाई होने के बाद फिर अचानक से लगता है कि ये राज्यों का, चूंकि हर राज्य का अलग कास्ट सिस्टम है, रिजर्वेशन और वहां की कैटेगरीज बिल्कुल अलग अलग हैं, तो फिर कोर्ट वापस हाई कोर्ट को भेज देता है। तो सर मेरे जैसा आदमी जिसे बहुत ज्यादा कोर्ट की नॉलेज नहीं है, मुझे यह लगता है कि यह चीज तो पहले दिन से थी जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी और राज्य सरकार लेकर गई थी, सिर्फ एमपी की नहीं किसी भी राज्य की। तो उस वक्त ये बात क्यों नहीं सोची गई कि भाई ये राज्यों का विषय और राज्यों में सारी जातियों की स्थिति अलग अलग है, कहीं मीणा एसटी में आते हैं, कहीं ओबीसी में आते हैं, कहीं कहीं आते हैं। तो ये चीजें अब बाद में 2 साल 3 साल निकलने के बाद पता चल रही हैं कि भाई ये तो राज्य डिसाइड करेगा, हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि जानबूझ करके लिंगर और किया जा रहा है इस पूरे मामले को, जानबूझ करके इसमें हिलावाली हो रही है?
हाँ, तो जानबूझकर हिलावाली हो रही है भाई। इस समस्या को पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से ही इसको सुलझा लेना चाहिए जो है। इसको इसमें केवल वोट की राजनीति जो घुसा दे रहे हैं ना, इसके वजह से ये सब दिक्कत जा रही है। और जनसंख्या के भी जो आंकड़े जो दे रहे हैं वो भी गलत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में मेरे पास जो है 2011 के सेंसस की ये रिपोर्ट रखी है, उसमें मध्य प्रदेश में अनरिजर्व की जो पॉपुलेशन है 21.5% है। और यदि हम देश की बात करें तो देश में अनरिजर्व की पॉपुलेशन 31.5% है, जो कि बहुत गलत बताया जाता है। कोई 15% बताता है, कोई कुछ बताता है। ये मेरे पास पूरे देश की भी रिपोर्ट रखी है और मेरे पास मध्य प्रदेश की भी रिपोर्ट रखी है कि पॉपुलेशन का जो आंकड़ा है वो गलत बताया जा रहा है, एकदम सही बताया नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो संख्या है वो 41.5% है और अनरिजर्व की संख्या जो है 21.5% है और 21% के लगभग एसटी की संख्या है और 16% के लगभग संख्या एससी की है। ये पॉपुलेशन यहाँ पे है। जबकि अभी हम देख रहे थे, अभी कांग्रेस वाले भाई साहब बोल रहे थे जो है कि यहाँ पे 15% अनरिजर्व की पॉपुलेशन है, लेकिन ये गलत बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं डेटा को लेकर के अभी किसी के पास चूंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है। संतोष गौतम जी, देखिए डेटा को लेकर के तो अब जाहिर सी बात है, सही डेटा जब गलत डेटा से कोई चीज आगे बढ़ाई जाएगी तो गलत ही होगी और फिर चैलेंज भी हो जाता है। वो बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। संतोष गौतम जी के पास आता हूं। ठीक है सर, समय ज्यादा हो गया, मैं जल्दी से संतोष गौतम जी अगले सेंसस का फिर तो इंतजार कर लेना चाहिए। और ठीक, मैं वहीं आ रहा था सर, इसको समस्या को तोमर जी मैं उसी सवाल पर आ रहा था। संतोष गौतम जी, क्या जिस तरह से पूरा कॉम्प्लिकेशन हो गया मामले का और ये चूंकि लटकता आ रहा है, अब जाहिर सी बात है 80s का डेटा अभी कैसे मान लिया जाए, कई लोगों के मन में सवाल ये उठेगा। और अभी का अगर डेटा आ जाएगा तो तुरंत होगा, तो क्या अभी ये माना जाए संतोष गौतम जी कि जब नए जनगणना के आंकड़े जब आएंगे उसी के बाद ये मामले निपटेंगे, उससे पहले तो उम्मीद कम ही करें क्या? देखिए अविनाश जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है न तो जनगणना करा रही, न जातिगत जनगणना करा रही, और जनगणना कराएगी तभी जातिगत जनगणना हो पाएगी। तो ये सब जानबूझ के इसलिए लटकाया गया है, हर चीज को जानबूझकर इसलिए देरी की गई क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते ही नहीं है कि अनुपात में आरक्षण मिले जातियों को, विभिन्न जातियों को। और ये जो लटकाए रखने की जो उनकी पॉलिसी है वो उनके लिए फायदेमंद साबित होती है। वो नहीं चाहते कि ओबीसी का आरक्षण बढ़े, साफ स्पष्ट नजर आ रहा है, और इसीलिए वो इस मुद्दे को लटकाए रखना चाहते हैं। अगर वो हितैषी होते तो जातिगत जनगणना की जो राहुल गांधी की जो कांग्रेस की मांग है उसको पूरा करते। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं जल्दी से फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं सागर कसेरा जी आपके पास। सागर कसेरा जी, क्या आपको लगता है, चूंकि आप देखिए लीगली भी मुझसे बेहतर चीजें समझते हैं, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, अगर आप किसी एक उस पर एक सहमति बनवा भी लेते हैं तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाने की अभी, लेकिन हाँ अगर जनगणना के बाद, जातिगत जनगणना के बाद जब जो डेटा सामने आएगा जो एक्सेप्टेबल होगा कोर्ट में भी और तमाम लोगों को भी कि भाई अभी अभी का डेटा आया है, इसको हम क्यों चैलेंज करें, क्या ये उसके बाद बहुत तेजी से निदान होता हुआ दिखेगा, यानी अभी हमको 1-1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा क्या इसका? देखिए बिलाल जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि ये विषय राजनीति से बहुत ऊपर है और इसीलिए संतोष जी को विशेष तौर से जब वो इस विषय पे बार बार राजनीति करते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज दिन तक कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के हैं, भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग से दी है। ऐसे 10 मुख्यमंत्री आज भाजपा सरकार पूरे देश में ओबीसी वर्ग से दे चुकी, तो वो लोग जो ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं किए वो इस पर राजनीति करने से बचे, ऐसी मेरे उनको व्यक्तिगत सलाह। और दूसरा, अभी हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता साहब बैठे हैं, आपने एक विषय रखा कि विषय आयोग की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं है, लेकिन आप खुद भी अगर एक बार तथ्यों को समझेंगे और आप देखेंगे तो वो जो सरकार के वकील है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उसे प्रस्तुत किया, तो थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। और दूसरी एक बात है कि कोर्ट की जो सारी प्रक्रिया, जो प्रोसीड्यूरल प्रोसेस होती है, उस पर 2019 का जो कानून बनाते हुए तत्कालीन सरकार के पास क्या डेटा था, ये कोर्ट ने सवाल पूछा, तो हमें इस सवाल से भटकने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि 2019 की कमलनाथ सरकार की जल्दबाजी और अधूरी तैयारी पर जो आज का सवाल है, तो इसी विषय पर हम कहना चाहते हैं सकारात्मक तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही आशान्वित निगाहों से कोर्ट की तरफ देख रही है और इस मसले के अंदर जितने सरकार के करने के काम है उन्हें पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और जो भी डेटा हमें प्रस्तुत करना है उसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे। हमने किया भी है, चाहे रामजी महाजन आयोग की रिपोर्ट हो, ओबीसी की आबादी 51% जो इसके अंदर बताई गई, 1983 की वो रिपोर्ट है। ठीक है, वो रिपोर्ट्स को लेकर हम नहीं कहेंगे, अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग डेटा आया है। मेरा सवाल वही था कि क्या अब हमें इंतजार करना पड़ेगा, देकर हमने 27% आरक्षण को मजबूती से उसका बचाव कोर्ट में किया है। देखिए कांग्रेस ने इतनी मजबूती से रखा था कि वो लेकर आ गए सागर कसेरा जी, फिर वो पक्ष में निर्णय। सर वो हमें वही वाली कहानी याद आती है कि जंगल का राजा अगर एक बंदर बन जाता है फिर वो उछल कूद कर, देखिए आम जनता चाहती है कि निदान मिले। कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत करके लाए थे लेकिन नहीं मिला, वही बात कर रहा हूं। और अभी आप लोग भी कह रहे हैं 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, मिला नहीं ना। हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए कि निदान निकल आए। अब आप, मेरा सवाल वही था, मुझे लगता है शायद
वही होगा लास्ट कि पहले जनगणना, जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे और उसके बाद हमारी अदालतें ये तय कर पाने में सक्षम होंगी ठीक ढंग से कि किसे कितना % आरक्षण मिलना चाहिए। उसके पहले तो हर कमीशन, हर समय के अलग अलग डेटा आएंगे, वो चैलेंज होंगे, चैलेंजेबल होते हैं वो डेटा, क्योंकि वो भिन्नता निकल रही है उनमें। वो सेम तो है नहीं कि एक्सेप्ट कर लें, एक को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा कहेगा इसको देखो इसमें तो 3% कम है। तो शायद ये लगता है कि लंबा इंतजार होगा, पर ठीक है, जातिगत जनगणना अब होने वाली है, उसके बाद ही देश में स्थिति असल पता चलेगी, आर्थिक और सामाजिक। तब तक आरक्षण जो है, मिले ना मिले, सियासी पार्टियों के फायदे होते रहेंगे और हमेशा होते रहे। इस देश में आरक्षण ने जितना उनकी जातियों को फायदा नहीं दिया, उससे कहीं ज्यादा पार्टियों को फायदा दिया है। आरक्षण पार्टियों के लिए ज्यादा है और उत्थान हुआ है अगर किसी का, तो वो सियासी पार्टियों का हुआ है। देश की राजनीतिक स्थिति तो यही बताती है कि ओबीसी, SC, ST और EWS कोटे के लोग कितने उठे नहीं पता, लेकिन जातिगत आरक्षण की बात करते करते राजनीतिक पार्टियों ने कई दफे सरकारें बना और बिगाड़ ली हैं। बहुत शुक्रिया सागर कसेरा जी, संतोष गौतम जी, शशांक जी और डॉक्टर KS तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।